दोस्तों, आज दुनिया भर के सबसे मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट और बड़े वैज्ञानिक कई प्राचीन और अमेजिंग खोजों को करने में लगे हुए हैं। इनके द्वारा की गई खोजों को आप कोई साधारण खोज नहीं कह सकते, क्योंकि ये खोज इतनी ज्यादा अमेजिंग होती है कि उनको देखने के बाद आप अपनी आंखों पर विश्वास तक नहीं करेंगे। इन खोजों के बारे में पता करने का सारा श्रेय केवल आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट को नहीं जाता, बल्कि इसका श्रेय पैलियोंटोलॉजिस्ट को भी जाता है। उनका भी इन खोजों में बहुत बड़ा योगदान है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट के द्वारा की गई सबसे अमेजिंग डिस्कवरीज के बारे में बताने वाले हैं, जो केवल नाम की अमेजिंग नहीं बल्कि सच में अमेजिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस मजेदार वीडियो को। दोस्तों, साल 2014 में आर्कियोलॉजिस्ट डेनमार्क के ओडेंस टाउन में दुनिया की सबसे ज्यादा वियर्ड खोज की थी, जहां पर उन्होंने करीब 700 साल पुराने लोगों का कब्रिस्तान खोजा था, जिसमें से लोगों की कब्र उन्हें बैरल में मिली थी। शुरुआत में सभी को यह अजीब लगा, लेकिन जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इस बारे में चुप्पी खोली तो बताया कि आज से करीब 700 साल पहले के लोग इसी तरह बैरल्स में रखकर लोगों को दफनाते थे, और वो ऐसा इसलिए करते थे ताकि बॉडी ज्यादा अच्छे से प्रिजर्व्ड रहे। लेकिन आपको ये बात सबसे ज्यादा अजीब और हैरानी से भरी हुई लगेगी कि उन बैरल्स के आसपास की मिट्टी से इंसानी मल भी मिला है, जिसके ऊपर पिछले कई वर्षों से आर्कियोलॉजिस्ट ने रिसर्च करने के बाद ये भी दावा किया है कि ये बैरल्स प्राचीन टॉयलेट के रूप में काम करते थे। आपको बता दें कि रिसर्चर्स ने यह बताया था कि पुराने समय के लोग आमतौर पर रास्पबेरी को ज्यादा खाया करते थे। ये डिस्कवरी अब तक की सबसे बड़ी और रहस्यमय डिस्कवरीज में से एक है। 700 साल पहले की गई डिस्कवरी के पहले भी मार्च 2011 में चाइना के रोड वर्कर्स के द्वारा भी एक 700 साल पुरानी खोज की गई थी। दरअसल ये खोज स्ट्रीट को एक्सपैंड कर रोड बनाने के दौरान की गई थी, जिसमें वर्कर्स को मिंग डायनेस्टी के एरा की एक मम्मी मिली थी, जिस कॉटन से सुंदर और अच्छे तरीके से कवर्ड किया गया था, जिससे आर्कियोलॉजिस्ट ने यह अंदाजा लगाया कि ये मम्मी किसी हाई क्लास एलीट मेंबर की है, जो करीब 1368 से 1644 के बीच की है। इसमें सबसे अजीब बात यह थी कि इस मम्मी की पूरी बॉडी अच्छी तरह से कवर्ड थी, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह खुला हुआ था और उसके चेहरे की आईब्रोज तक पूरी तरह ठीक हालत में थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये मम्मी इतने अच्छे तरह से इसलिए प्रिजर्व थी क्योंकि इसे एक ब्राउन लिक्विड में रखा गया था, जिसके बारे में आज भी रिसर्चर्स हैरान हैं कि ये आखिर लिक्विड है क्या। दोस्तों, तो 700 साल पहले, जी हाँ, ये डिस्कवरी भी आज से करीब 700 साल पुरानी है, लेकिन काफी ज्यादा वियर्ड है, क्योंकि अगर मैं आपसे कहूँ कि आज से करीब 700 साल पहले के लोग सिक्कों का नहीं बैंक नोट का इस्तेमाल किया करते थे, तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? जी नहीं। तो आपको बता दें कि साल 2016 में आर्कियोलॉजिस्ट ने ऑस्ट्रेलिया में एक मिंग डायनेस्टी के लकड़ी के बने बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स में से एक मिंग डायनेस्टी का ही बैंक नोट खोजा था, जो कुछ इस तरह नजर आ रहा था। इतना ही नहीं, उस बैंक नोट पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन सील लगी हुई थी, जो उसके वेरिफिकेशन के लिए मान्य रखती थी। जो बैंक नोट उस बुद्धा स्कल्पचर से मिला है वो 1 गुआ का है, जो उस समय का सबसे बड़ा नोट हुआ करता था, जिसको एक ऑक्शन के दौरान साल 2017 में करीब $35,000 में एक अमीर आदमी ने खरीदा, क्योंकि ये दुनिया की सबसे मशहूर डिस्कवरी में से एक है। दोस्तों, तो चलिए एक और करीब 700 साल पुरानी खोज के बारे में जान लेते हैं। इसका नाम लाराबांगा मॉस्क है, जो लाराबांगागन में स्थित है। ये पहला मॉस्क है जिसे वेस्ट अफ्रीका में बनाया गया था। सबसे बड़ा और प्राचीन मॉस्क है। इसे वेस्ट अफ्रीका का मक्का भी कहा जाता है। आपको बता दें कि जिस लेजेंड ने इस मॉस्क को बनाया है उसका नाम अयूबा था, जो एक मूरिश ट्रेडर था, और उसका कहना था कि उसने इसे सपने में देखा था, इसलिए उसने वैसा एक मॉस्क बना दिया जैसा उसने सपने में देखा था, जो कि ये मॉस्क है। वो केवल मिट्टी और रीड से करीब 1942 में बनाया गया था, जिसमें आदमी और औरतों के लिए अलग अलग एंट्रेंस थे, और उसमें एक तीसरा एंट्रेंस भी था जो केवल गाने बजाने वालों के लिए हुआ करता था। ये 1970 के समय काफी कमजोर पड़ गया था, जिसको बनाए रखने के लिए उसके ऊपर सीमेंट की कई परतें लगाई गई, और आज भी ये मौजूद है। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ये खोज साल 2011 में स्विस के एक आर्किविस्ट के द्वारा की गई थी। दरअसल इसके पीछे काफी बड़ी कहानी है। आपको बता दें, जब साल 2011 में एक आर्किविस्ट ने एक 16वीं शताब्दी के किताब की कवर को रिस्टोर करने का जिम्मा लिया, और जैसे ही उसने उस किताब को खोला, उसने जो देखा वो वाकई चौंक उठा, क्योंकि उसमें से एक करीब 600 साल पुराना ताश के पत्तों के जैसे खेले वाले खेल के पत्तों को खोजा। दरअसल एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये कार्ड एक प्रकार के खेल के हैं जिसे जैज नाम से जाना जाता था। ये कार्ड 16वीं शताब्दी में किसी कार्डबोर्ड के जैसे मटेरियल से बनाया गया था, और आप जान ले कि शायद इन कार्ड्स को छिपाया गया था, क्योंकि गैम्बल न केवल आज बल्कि पहले भी इलीगल था। इसे 1572 में इलीगल घोषित कर दिया गया था, और अगर तब भी आप इसे 15वीं या 16वीं शताब्दी में खेलते हुए पकड़े जाते तो आपको 10 गोल्ड के पीसेस फाइन के रूप में भरने पड़ते थे।
ये जैज नाम का कार्ड गेम भी पोकर की तरह ही होता है। ये जो भी था पर बहुत अजीब था और ये अब तक की सबसे जानकारी भरी खोजों में से एक है। तो चलिए दोस्तों, अब 1231 की ओर चलते हैं, जब सेंट एंथनी की एडेमा में मृत्यु हुई थी। दरअसल इनकी मृत्यु एक बहुत ही दर्दनाक तरीके से हुई थी। मृत्यु के समय इनकी पूरी बॉडी कुछ इस तरह सूज गई थी जैसे कि किसी ने इनमें हवा भर दी हो। लेकिन कहानी अभी शुरू नहीं हुई है और इन्हें बकायदा मान सम्मान के साथ दफना दिया गया। लेकिन इन्हें साल 1263 में कब्र से खोदकर वापस निकालने के लिए इनकी कब्र को दोबारा खोदा गया, क्योंकि इन्हें नई जगह दफनाया जाना था। पर हैरानी की बात तो ये है कि जब उनकी कब्र खोदी गई तो उनकी बॉडी के सारे पार्ट्स पूरी तरह डिकम्पोज हो चुके थे, लेकिन उनके टंग अब तक डिकम्पोज नहीं हुई थी। उनकी जीभ पूरी तरह गीली और फ्लेक्सिबल थी, जैसे कि किसी जिंदा इंसान की होती है। तब वहां के लोगों ने यह दावा किया कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने हजारों फ्रांस और इटली के लोगों का धर्म क्रिश्चियनिटी में बदला था, जिसके चलते उन्हें जीसस ने वरदान दिया। ये बात वाकई बहुत अजीब है, लेकिन क्या ऐसा किसी फिनोमिनन के चलते या फिर सच में गॉड जीसस ने उन्हें वरदान दिया? भाई मुझे तो नहीं पता, पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताएं। ये बात तो आप सभी जानते ही होंगे कि आज दुनिया से कितनी सारी लैंग्वेजेस विलुप्त हो चुकी हैं और बहुत सी बरकरार भी हैं, जिन्हें आज लोगों के द्वारा बोला जाता है। लेकिन एक लॉस्ट लैंग्वेज का पता हाल ही में मिले एक आर्टिकल में मिला है, जो करीब 400 साल पुराना है। इस लेटर को साल 2010 में खोजा गया था। इस नोट को एक स्पेनिश ऑथर के द्वारा लिखा गया था और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लैंग्वेज एक्सपर्ट्स का इसके बारे में मानना है कि ये एक लेटर का ट्रांसलेशन है जो नॉर्दर्न पेरू के इंडिजिनियस पीपल के द्वारा बोली जाती थी और 14वीं शताब्दी में उसे एक स्पेनिश ऑथर के द्वारा ट्रांसलेशन कर लिख दिया गया था। उन्होंने उस लेटर में स्पेनिश और अरेबिक नंबर्स के सिंबल्स के साथ लिखा था, लेकिन उससे पहले इस तरह की लैंग्वेज को कहीं देखा नहीं गया था। साउथ अफ्रीका के कुछ महान लैंग्वेज एक्सपर्ट्स का इस बारे में ये कहना है कि ये लैंग्वेज किसी अननोन लैंग्वेज के साथ क्वेशुआ लैंग्वेज को असेंबल कर लिखा गया, पर ये केवल दावे हैं, लेकिन इस लैंग्वेज के पीछे का रहस्य आज तक बरकरार है। दोस्तों, विलियम शेक्सपियर के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा, क्योंकि वो एक महान राइटर जो हैं, लेकिन इनके कुछ रिटन आर्टिकल्स को तभी बैन किया जा चुका था जब ये जिंदा थे। दरअसल विलियम शेक्सपियर ने सर थॉमस मूर की एक किताब में अपना 147 लाइन का योगदान दिया था, जिसमें रायट्स के उस प्रोटेस्ट के बारे में बताया गया था जहां रायट्स ने फ्लेमिश के प्रेजेंस के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था। इस प्रोटेस्ट के दौरान इमिग्रेंट्स ने पत्थर और ईंटों के साथ साथ गर्म पानी से भी हमला किया था। इस इवेंट को इविल मे डे नाम दिया गया था। इस किताब में कई सारी अजीब अजीब बातों के बारे में भी बताया गया, लेकिन क्वीन सेंसर एडमंड टिल्नी के द्वारा बैन कर दिया गया था। आपको बता दें कि उन्होंने इस किताब को बैन करने के पीछे का कोई कारण तो नहीं बताया था, लेकिन इससे आप इस बात का पता कर सकते हैं कि एक समय पर विलियम शेक्सपियर जैसे राइटर की किताब भी बैन हुई थी, जो बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, इस वीडियो में दिख रहे कैनो को सदर्न मेक्सिको के एक तट से खोजा गया था। ये दिखने में काफी ज्यादा पुराना और अजीब है, लेकिन ये फिट नहीं है, जिसे आज से करीब 1000 साल पहले बनाया गया था। इसे मेक्सिको में एक टूरिस्ट फोकस रेलवे के कंस्ट्रक्शन के दौरान खोजा गया था, जिसे आज माया ट्रेन नाम से जाना जाता है, जिसे बनाने के चक्कर में एंशिएंट माया के द्वारा बनाए गए कई स्ट्रक्चर्स को तोड़ा गया था, जिसके चलते आज आर्कियोलॉजिस्ट को ये करीब 5 फीट लंबा और 1000 साल पुराना कैनो मिला। ये सच में एक अमेजिंग डिस्कवरी है और आर्कियोलॉजिस्ट ने न केवल ये कैनो बल्कि कई और आर्टिफैक्ट्स भी उस जगह से खोजे थे। ये डिस्कवरी नॉर्दर्न ग्वाटेमाला के जंगल में की गई है, जो प्राचीन समय में ला कोरोना नाम से जाना जाता था। यहाँ से कई ऑल्टर्स मिले हैं जो करीब 1500 साल पुराने हैं। ये ला कोरोना साइट पर खोजे गए सबसे प्राचीन थिंग्स में से एक है। ये प्राचीन माया सिविलाइजेशन के द्वारा बनाए गए थे, जो 250 से 900 एडी तक यहाँ रह चुके हैं। नेशनल म्यूजियम ऑफ आर्कियोलॉजी एंड इथनोलॉजी की माने तो उनका कहना है कि ऑल्टर्स पर बने कार्विंग्स कैनुल डायनेस्टी की नींव को दर्शाते हैं, जिन्होंने माया पर करीब 200 सालों तक राज किया। इनके राजा की एक कार्विंग इन ऑल्टर्स पर मौजूद है, जिसमें वो दोनों हाथों में सांप लिए हुए हैं और इसी के चलते कैनुल डायनेस्टी के राजाओं को स्नेक किंग्स भी कहा जाता है। ये डिस्कवरी ज्यादा डरावनी तो नहीं है, लेकिन काफी ज्यादा ही अजीब है। दोस्तों, आज से करीब 4 साल पहले यूएसए के कैलिफोर्निया में एक आइलैंड पर एक्सकवेशन के दौरान रिसर्चर्स ने एक मैमथ स्कल खोजा था, जो आज तक आर्कियोलॉजिस्ट और पैलेंटोलॉजिस्ट के लिए मिस्ट्री बना हुआ है। आर्कियोलॉजिस्ट ने पहले भी कई सारे मैमथ स्कल्स खोजे हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा अजीब था क्योंकि उन्होंने आज से पहले मैमथ की इस प्रजाति को नहीं देखा था। जिसके बाद रिसर्चर्स ने शुरुआत में ये अनुमान लगाया कि ऐसा मैमथ किसी डिफॉर्मेशन के चलते पैदा हुआ होगा, तो कुछ का मानना था कि ये मैमथ की ट्रांजिशनल स्पीशीज है। ये स्कल आज से करीब 13,000 साल से भी ज्यादा पुराना है, जो कैलिफोर्निया में रहने वाले मैमथ के आकार से काफी ज्यादा ही छोटा था। इसके पीछे का कारण तो आज तक कोई नहीं जान पाया है,
लेकिन साइंटिस्ट ने ये दावा जरूर किया है कि इसका छोटा आकार हमें ये बताता है कि ये मैमथ आइलैंड पर फंस गया होगा और पर्याप्त रिसोर्सेज ना मिलने के कारण ये श्रिंक हो गया। लेकिन सच्चाई का अंदाजा किसी को नहीं है। दोस्तों, आर्कियोलॉजिस्ट ने जब साल 2013 में टाउन ऑफ सदर्न सी का एक्सकेवेशन किया तो उन्हें वहाँ से एक कब्र मिली, जिसे देखकर वो हैरान हो गए, क्योंकि कब्र साफ तौर पर समझ आ रही थी कि उसे इजिप्ट के तुतनखामून के द्वारा बनाया गया था। ये टूम्ब काफी ज्यादा अनमोल था। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आखिर आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट ने इस कब्र को करीब 14 सालों तक एक राज बनाकर इस पर रिसर्च की, जिसके बाद साल 2019 में उन्होंने जनता के सामने पुख्ता सबूत रखे कि उन्होंने एक अनूठा कब्र खोजा है जो 6th सेंचुरी में दफनाया गया था, जो किसी महान योद्धा का है या फिर किसी लोकल लीडर का। इतना ही नहीं बल्कि एक्सकेवेशन के दौरान वहां से उन्हें सोने से बने क्रॉस कई चीजों के ऊपर लगे हुए मिले, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ग्रेव सबसे पहले क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले इंसान की है। ऐसा मैं नहीं बल्कि रिसर्चर्स बोल रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि क्रिश्चियन धर्म ऑगस्टीन के आने के कई वर्षों बाद प्रचलित हुआ, जबकि ये कब्र उससे पहले की है। ये वाकई एक अमेजिंग डिस्कवरी है। दोस्तों, मेटल वर्क पिछले कई सालों से चलता आ रहा है और इसका सबसे अच्छा उदाहरण पोनियाटी का पॉलिश विलेज है, जहाँ 11वीं, 12वीं और 13वीं शताब्दी के समय मेटल वर्क काफी ज्यादा प्रचलित था। ऐसा हाल ही में हुई एक रिसर्च में पता लगा है। दरअसल आर्कियोलॉजिस्ट ने इस विलेज से करीब 200 मेटल आर्टिफैक्ट्स खोजे थे, जिसमें से कई आर्टिफैक्ट्स किसी धर्म से ताल्लुक रखते हैं तो कुछ केवल फैशन के लिए एक ही ज्वेलरी की तरह काम करते हैं। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, इस कलेक्शन में सबसे ज्यादा फेमस आर्टिफैक्ट्स 2 इमोजी हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इमोजी तो अभी है, लेकिन आप इन आर्टिफैक्ट्स को देखिए जिन पर इंसानी चेहरे बने हुए हैं, जिनमें से एक लेड से बना हुआ स्माइल करता हुआ चेहरा है जो अपनी आंखें बंद करे हुए है, और वहीं दूसरे पर शॉक्ड एक्सप्रेशन साफ नजर आ रहा है जो कॉपर के एलॉय का बना हुआ है। ये पोलैंड रीजन में की गई ऐसी इकलौती खोज है, क्योंकि इसके पहले तक पोलैंड में ऐसा कुछ भी कभी नहीं खोजा गया था। दोस्तों, ये डिस्कवरी बहुत ज्यादा वियर्ड है, क्योंकि साइंटिस्ट ने हाल ही में साउथ चाइना में एक अजीब क्रीचर के फॉसिल्स खोजे हैं, जिसे फ्यूजन हुइड नाम से जाना जाता है। आप जान लें कि ये जीव इस दुनिया पर मौजूद बाकी सभी से काफी ज्यादा अलग हुआ करते थे, जो आज के साधारण कीड़े मकोड़ों से संबंध रखता है। ये आज से करीब 400 मिलियन साल पहले, यानी कि अर्थ के डिवोनियन पीरियड के दौरान भी पृथ्वी पर मौजूद थे। ये जीव साहलो सी के मूल निवासी थे। इस जीव की डिफेंस करने की कैपेबिलिटी और पैर से खाना खाने की आदत के साथ साथ और भी कई बातें अजीब थी। दरअसल ये जीव अपने पैर से खाने को पकड़कर शरीर के अंदर होते हुए मुंह तक ले जाता था। इस जीव के किनारे वाले हिस्से पर कुछ स्पाइक लगे हुए होते थे, और ये डिस्कवरी काफी ज्यादा अमेजिंग है। दोस्तों, फेदर्स एक अच्छा मटेरियल है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि फेदर्स को प्राचीन समय में लोग न केवल सजावट के लिए उपयोग करते थे, बल्कि इनसे शील्ड भी बनाते थे, तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? जी नहीं। तो आपको बता दें कि प्राचीन समय में, यानी आज से करीब 1300 साल पहले, मौका पीपल फेदर से बनी चीजों का उपयोग किया करते थे। अब आप जरा इस शील्ड को देखिए, जिसे ब्राउन और रेड कलर की शीट से सजाया गया था, और इसके अंदर कई सारे फेदर्स भी भरे हुए थे, जो देखने में किसी शील्ड की तरह नजर आ रही हैं। लेकिन जब रिसर्चर्स ने इस पर रिसर्च की तो पता लगा कि इस पर किसी तरह के कोई निशान नहीं है, जो इस बात को दर्शाते हैं कि ये किसी सेरेमोनियल रिचुअल के तहत बनाया गया होगा। आपको जानकारी दे दें कि उस मिस्टीरियस मौका सिविलाइजेशन के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं, जो इस डिस्कवरी को और भी ज्यादा अमेजिंग बनाती है। दोस्तों, ईस्टर के बारे में तो आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे, क्योंकि इस त्योहार में अंडे को सजाकर एक दूसरे को गिफ्ट किया जाता है। लेकिन ये प्रथा आज से करीब 500 साल पुरानी है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने दावे के साथ तो हम कैसे बोल सकते हैं? तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हाल ही साल 2017 में यूक्रेन की एक सिटी में करीब 500 सालों से ड्रेनेज सिस्टम में दबा हुआ एक पुराना ईस्टर एग मिला है। ये एग उस सदी का है जब अंडे चॉकलेट या खाने लायक नहीं होते थे। इस अंडे को सजाने के लिए कई तरह की कार्विंग्स की गई है। ये ईस्टर एग पोलैंड और यूक्रेन के बॉर्डर के पास खोजा गया था, जिससे आर्कियोलॉजिस्ट ने यह अंदाजा लगाया है कि ये ईस्टर एग शायद पोलैंड का है, क्योंकि पोलैंड में इस क्रिश्चियन फेस्टिवल को बहुत ही जोरों शोरों से मनाया जाता है। अब तक का खोजा गया ये सबसे पुराना ईस्टर एग है। इसे आज यूक्रेन के ऑर्थोडॉक्स चर्च में रखा गया है। दोस्तों, साइंस आज इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है कि वो आज सालों पहले मरे व्यक्ति की मौत का कारण जानने तक में सक्षम है, और इसी के चलते प्राचीन पेरू में मिली एक छोटे बच्चे की मम्मी मिली है, जिसका सिर देखने में बिल्कुल किसी एलियन की तरह नजर आ रहा है। जब इसे खोजा गया था तब इसके ऊपर कई सारे दावे किए जा रहे थे कि रिसर्चर्स ने एक एलियन बॉडी खोजी है, लेकिन ये सब दावे तब झूठे साबित हुए जब साइंटिस्ट ने उस पर रिसर्च की, तो उन्होंने बताया कि ये मम्मी एक इंसान की है
जो एक 8 से 10 महीने के बच्चे की बॉडी है, जिसकी मृत्यु एक हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम नाम के डिसऑर्डर के चलते हुई थी। और इसके लंबे सिर के पीछे का कारण थेरियोसेफेली है, जिसके चलते इंसान का सिर कॉनिकल शेप में विटामिन डी के चलते बढ़ने लगता है। ये इस तरह की अब तक खोजी गई तीसरी मम्मी है। दोस्तों, चांद बावड़ी राजस्थान के अभनेरी गांव का एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण स्थल है, जो 10वीं शताब्दी के स्मारकों से संबंधित है। यह अभनेरी गांव राजस्थान की राजधानी जयपुर के पास स्थित है। आपको बता दें कि चांद बावड़ी बेहद अद्भुत स्टेपवेल है, जिसमें 3 तरफ सीढ़ियां हैं जो जल स्टोर करने का काम करती हैं। आप ये भी जान लीजिए कि ये स्टेपवेल 13 मंजिला से ज्यादा गहरी है, जिसमें 3500 से ज्यादा सीढ़ियां बनी हुई हैं। और 1000 साल से अधिक पुराना होने के बावजूद भी ये स्टेपवेल आज भी पहले की तरह ही बना हुआ है। आपको बता दें कि यहाँ पर कई हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग भी हुई है। ये देखने में बहुत सुंदर नजर आती है और जब इन पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो परछाई के कारण तो ये और मनमोहक दृश्य बनाती है। आपको इस बात की भी जानकारी दे दें कि ये दुनिया की सबसे बड़ी स्टेपवेल है और इसके निचले हिस्से पर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा हो जाता है। इसके बारे में एक अफवाह है कि इसे केवल एक रात में बनाकर तैयार किया गया था, लेकिन आज के समय पर आप इसे विजिट नहीं कर सकते क्योंकि ये सख्त रूप से मना है। आमतौर पर चीजों को खराब होने अथवा वायरस मुक्त रखने के लिए हम उन्हें फ्रीजर में रख देते हैं, लेकिन यदि उसी में वायरस पैदा हो जाए तो क्या होगा? और ऐसा ही कुछ तब हुआ जब शोधकर्ताओं ने तिब्बती ग्लेशियर में पाए गए वायरसों के बारे में खुलासा किया है। अमेरिका में स्थित ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी और लॉरेंस बर्कली नेशनल लेबोरेटरी के शोधकर्ताओं की एक टीम ने एक तिब्बती ग्लेशियर के बर्फ में प्राचीन वायरसों का एक समूह पाया है। उन्होंने अपनी खोज को बायोएक्टिव प्रीप्रिंट सर्वर फॉर बायोलॉजी नामक पत्रिका में प्रकाशित भी किया था। दरअसल शोधकर्ताओं की इस टीम ने तिब्बती पठार में एक ग्लेशियर से बर्फ के टुकड़ों के नमूने लिए थे, लेकिन उन्होंने जिस बर्फ की गणना की वो लगभग 15,000 साल पुरानी थी। और शोधकर्ताओं ने बर्फ के परीक्षण ये देखने के लिए किए थे कि इसमें किस प्रकार के जीव हो सकते हैं, लेकिन जो रिजल्ट आया उसने सबको हैरान करके रख दिया। ये डिस्कवरी बहुत ज्यादा आकर्षक है। दोस्तों, इटली का पोम्पई शहर ज्वालामुखी की वजह से हजारों सालों पहले मिट गया था और हाल ही में इस जगह से कई जमे हुए डेड बॉडीज मिली हैं, जो राख में प्रिजर्व थी। और उन्हीं बॉडीज के एक्सकेवेशन के चलते इस शहर से एक कैंटीन सामने निकल कर आई है। यहाँ से कुछ डिब्बों में खाने के आइटम भी मिलने की बात रिसर्चर्स ने बताई है। यही नहीं, इस कैंटीन में मेन्यू कार्ड दीवारों पर छापे गए थे ताकि लोग तस्वीरों को देखकर ऑर्डर कर सकें। पोम्पई की इस कैंटीन में कई चूल्हे मिले जिसमें खाना बनाकर लोगों को परोसा जाता था। इस तरह की कैंटीन में खाना गर्म रखने के लिए मिट्टी की हांडियों का इस्तेमाल किया जाता था। पुरातत्वविद अब ये पता करने में जुटे हुए हैं कि उस समय के लोग कौन कौन सी डिश खाना पसंद करते थे। ये खोज वाकई अद्भुत है। दोस्तों, पत्थर का इस्तेमाल हमारे पूर्वज सदियों से करते आ रहे हैं, लेकिन कब से ये बात आज भी एक रहस्य है। लेकिन साल 2020 में आर्कियोलॉजिस्ट ने मेक्सिको में करीब 19,000 स्टोन आर्टिफैक्ट्स की खोज की थी, जो एस्टेलेरो माउंटेन्स रीजन में बनी एक चिक्विहुइट नाम की गुफा में की गई थी। उन 19,000 स्टोन आर्टिफैक्ट्स में से कई सारे स्टोन टूल्स के सेट्स थे, जो पहले तो एक साधारण बात लगी, लेकिन अंत में जब रिसर्चर्स ने इसकी कार्बन डेटिंग की तो पता लगा कि ये स्टोन टूल सेट्स करीब 30,000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। लेकिन इतिहास में तो ये बताया गया है कि हमारे पूर्वजों ने स्टोन टूल्स का निर्माण 15,000 से 20,000 साल पहले किया था। तो ये 30,000 साल पुराने स्टोन आर्टिफैक्ट्स मिलना आखिर कैसे संभव है? ये बात रिसर्चर्स के लिए आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है, जो जल्दी सुलझने वाली नहीं है। दोस्तों, जब एक बच्चा बोर हो रहा होता है तो वो खिलौनों के साथ खेलने लगता है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर खिलौने कितने समय पहले से बच्चों को बहलाने का काम कर रहे हैं? अगर नहीं तो आपको बता दें कि हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने इंग्लैंड के हैड्रियंस वॉल के पास के विंडोलांडा नाम के टाउन में बने एक एंशिएंट रोमन फोर्ट से कई सारे लेदर के द्वारा बनाए गए खेलने वाले चूहे खोजे हैं, जिसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये लेदर टॉयज करीब 1900 साल पुराने हैं। वो लेदर के प्रत्येक चूहे करीब 5 इंच लंबे और 1 इंच चौड़े थे। और इतना ही नहीं, बल्कि आप इस लेदर माउस को देखकर ये भी कह सकते हो कि प्राचीन समय के लोग भी काफी ज्यादा अक्लमंद हुआ करते थे, क्योंकि उन चूहों के ऊपर छोटी छोटी मार्किंग्स थी जो चूहे के फर को प्रदर्शित करती है। ये खिलौनों के मामले में अब तक की दूसरी सबसे बड़ी डिस्कवरी है। दोस्तों, आपका दुनिया के सबसे बड़े पिरामिड के बारे में क्या मानना है? मुझे मालूम है कि आप में से ज्यादातर लोग इस मामले में द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के बारे में सोच रहे होंगे, लेकिन अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत हैं। दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड मेक्सिको में है, जो वहाँ एक पहाड़ बना हुआ है। इसे वहाँ के लोकल लोगों के द्वारा लाची हुआलचपैटल नाम से जाना जाता है, और उस पहाड़ को नाहुटल नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब हाथ से बनाया हुआ होता है। लेकिन बाकी सारी दुनिया में इसे पिरामिड ऑफ चोलुला नाम से जाना जाता है।
ये न केवल दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड है बल्कि इस प्लैनेट पर बना अब तक का सबसे बड़ा मॉन्यूमेंट है, जिसका वॉल्यूम करीब 13,000 क्यूबिक फीट है, जो द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा से 2 गुना ज्यादा विशाल है। यह पिरामिड कितना ज्यादा अमेजिंग है अब तक तो आप जान ही चुके होंगे। दक्षिण भारत के लगभग हर शहर में ऐसे कई प्राचीन फोर्ट्स मौजूद हैं जो दक्षिण भारत के इतिहास को समझने में मदद करते हैं। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक आदि शहरों में आज भी ऐसे कई प्राचीन फोर्ट्स मौजूद हैं और तेलंगाना के वारंगल शहर में स्थित वारंगल किला उन्हीं प्राचीन फोर्ट्स में से एक है। इस भव्य किले का निर्माण 12वीं शताब्दी के आसपास काकतीय राजवंश के राजा गणपति देव ने किया था, लेकिन कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनकी बेटी रुद्रमा देवी ने इसका निर्माण करवाया था। इस फोर्ट पर कई बार हमला किया गया था, लेकिन मिस्ट्री ये है कि इस किले में एक शिवलिंग स्थापित है जो बिल्कुल सिलेंड्रिकल शेप का है और इस पर कोई निशान है। तो कई सौ सालों पहले ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी थी जिससे ऑब्जेक्ट को डिजाइन करने के दौरान एक भी निशान नहीं छूटते थे? ये वाकई बहुत हैरान कर देने वाली बात है। दोस्तों, इतिहास के बारे में जानकारी उनके मिले हुए सबूतों से लगती है, लेकिन आज मॉडर्न साइंस की दुनिया में प्राचीन चीजों को अद्भुत नहीं समझा जा रहा है और न ही उन्हें महत्व दिया जाता है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यूएसए के बैराबू, विस्कॉन्सिन में एक मैन माउंड है, लेकिन उसकी परवाह न करते हुए वहां के कॉन्ट्रैक्टर्स ने उसके निचले हिस्से पर से रोड निकाल दी, जिसके चलते ये प्राचीन माउंड काफी बुरे तरीके से डैमेज हुआ है और साथ ही इसका अट्रैक्शन भी कम हो गया है। इसके बारे में ये तो अब तक किसी को पता नहीं है कि इस माउंड को आखिरकार किसने बनाया, लेकिन इसके पास लिखा एक नोट ये बताता है कि इसे माउंट बिल्डर्स नाम के एक कल्चरल ग्रुप के द्वारा आज से करीब 1200 साल पहले बनाया गया था। ये मिस्ट्री कुछ ज्यादा ही वियर्ड है। दोस्तों, यदि इतिहास के दस्तावेज ये बताते हैं कि कोलंबस अक्टूबर 1492 में अमेरिका पहुंचे, तो हाल की पुरातात्विक खोजें हमें ये बताती हैं कि उस तारीख से कई दशक पहले ही कुछ यूरोपीय नई दुनिया में आ चुके थे, जिसका पता वहाँ खोजे गए मोतियों से लगा है। आपको बता दें, अलास्का में जिस स्थान से ये मोती खोजे गए हैं वो प्राचीन व्यापार मार्गों की विशेषता वाला क्षेत्र है। इन मोती के बीच में एक छेद के साथ ये एक ब्लूबेरी से थोड़ा अधिक बड़े और बेरी के समान रंग के ही हैं, जिन्हें 1440 और 1480 के बीच दिनांकित किए गए हैं। ये मोतियों पर नहीं बल्कि पाए गए स्ट्रिंग पर किए गए रेडियो कार्बन परीक्षण द्वारा प्रमाणित हैं। इन्हें देखने पर ऐसा मालूम होता है कि शायद उन्हें गहने के रूप में पहनने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन असल में मिस्ट्री तो ये है कि जब कोलंबस 1492 में यूरोप पहुंचे तो ये मोती उनसे पहले आखिर कैसे अलास्का में आए, ये बात आज भी एक गुत्थी की तरह उलझी हुई है। दोस्तों, कुचिटनी ट्रिपलियन कल्चर के बारे में तो आप में से बहुत से लोग जानते होंगे। दरअसल ये इतने ज्यादा प्रसिद्ध जो हैं क्योंकि ये एकमात्र ऐसा कल्चर था जो जहां भी रहता था अपने सेटलमेंट्स बनाता था, लेकिन जब ये जगह की तख्ता पलट करते थे तब ये अपने पुराने सेटलमेंट्स को पूरी तरह जलाकर हर सबूत मिटा दिया करते थे और उसके बाद ये जगह बदलते थे। इनके सबसे पहले होने के सबूत रोमानिया में मिले थे, जो करीब 7,500 साल पुराने थे, लेकिन उसके बाद जब इस सेटलमेंट पर रिसर्च की गई तब इनके होने के सबूत मोल्डोवा और यूक्रेन में भी मिले, जो दिखाते हैं कि ये कल्चर पूरी तरह से 2700 साल पहले खत्म हो गया था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस कल्चर के लोग कुछ कच्ची मिट्टी के आर्टिफैक्ट्स उस आग में छोड़ देते थे, जो बहुत अजीब बात रही है कि आखिर वो पूरे सेटलमेंट्स को तबाह करते थे, लेकिन फिर वो मिट्टी के आर्टिफैक्ट्स को कैसे वहाँ छोड़ देते थे, ये बात आज भी एक रहस्य है। डेल्फी एक प्राचीन शहर है जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रीक मंदिर और अपोलो के दैवज्ञ की सीट है। ये कोरिंथ की खाड़ी से लगभग 6 मील दूर माउंट परनासस की खड़ी निचली ढलान पर फोकस के क्षेत्र में स्थित है। डेल्फी अब अच्छी तरह से संरक्षित खंडरों वाला एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल है। इसे 1987 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। प्राचीन यूनानियों द्वारा डेल्फी को विश्व का केंद्र माना जाता था, लेकिन प्राचीन मिथ के अनुसार ज़्यूस ने 2 ईगल जारी किए थे, एक पूर्व से और दूसरा पश्चिम से, और उन्हें केंद्र की ओर उड़ने के लिए प्रेरित किया। वो डेल्फी के भविष्य के स्थल पर मिले और उस स्थान को ओम्फोलिस यानी नाभि नामक एक पत्थर से चिन्हित किया गया, जिसे बाद में अपोलो के मंदिर में रखा गया था। किंवदंती के अनुसार डेल्फी में दैवज्ञ मूल रूप से पृथ्वी की देवी गैया का था और उसके बच्चे अजगर सर्प द्वारा संरक्षित था। कहा जाता है कि अपोलो ने अजगर को मार डाला और वहां अपना खुद का दैवज्ञ स्थापित किया। ये थोड़ा क्रीपी है। दोस्तों, 1872 के अंत में विनिपेशकी लेक के पास सेनेका लैंड के लिए एक बाढ़ पोस्ट खोदने वाले श्रमिकों के एक समूह ने एक अजीब अंडे के आकार की कलाकृति की खोज की, जो साफ तौर पर यह बता रही थी कि ये प्रकृति का काम नहीं है। पत्थर को 2 अलग अलग आकार को औजारों के साथ एंड टू एंड ड्रिल किया गया था और इसकी सतह के ऊपर चिकनी पॉलिश की गई थी। केवल 4 इंच ऊंचा और 2.5 इंच चौड़ा पत्थर छोटा था, लेकिन इसकी सजावट बहुत बड़ी थी। अपने अजीब बाहरी और निर्माण के अलावा इस पत्थर को एक सादे ज्यामितीय अंडे के आकार के चेहरे के साथ साथ
इसे खगोलीय प्रतीकों से भी चिन्हित किया गया था। पत्थर की प्रारंभिक व्याख्या सबसे सरल उत्तर से शुरू हुई और ये बताते हुए कि ये केवल जनजातियों के बीच एक शांति संधि की याद दिलाता है। हालांकि ये विचार लंबे समय तक नहीं रहा और इसके तुरंत बाद ये अनुमान लगाया गया कि पत्थर वास्तव में किसी प्रकार का एक प्राचीन उपकरण था। जेनिंग्स रैंडोल्फ रिजर्वायर के निर्माण के दौरान असामान्य रॉक संरचना का पता चला था। दरअसल वहाँ चट्टान का एक बड़ा वॉफल पैटर्न देखने को मिला जो लाखों वर्षों में विकसित हुआ था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ से सैंडस्टोन को हटा दिया गया था और उस जगह में सीमेंट की रेत छोड़ दी गई थी। इस चट्टान की खोज शॉ के द्वारा की गई थी, जो वेस्ट वर्जीनिया के निवासी थे, जो एक शहर था जो झील में डूबा हुआ था। जब 1970 के दशक के अंत में बांध बनाया गया था, तब कुछ निवासियों ने अनुमान लगाया कि ये एक विशाल रेप्टाइल्स की त्वचा के पैटर्न से अजीब संरचनाएं बन गई थी। दूसरों ने सुझाव दिया कि ये पृथ्वी पर अंतरिक्ष यात्रियों का प्रमाण था। यूएस कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स और अन्य जियोलॉजिस्ट ऑफ एजेंसीज द्वारा जांच करने पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि यह चट्टान एक प्राकृतिक जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर था। ये जो भी था वो बहुत ही अजीब था। नाजी आयरन मैन बुद्धा। दोस्तों, नाजी के कुछ एक्सपर्ट्स ने एक अभियान के दौरान 1930 में बुद्धा की एक पुरानी मूर्ति खोजी थी, लेकिन उस समय उन्हें इसकी कीमत का कोई अंदाजा नहीं था। पर मॉडर्न रिसर्च में अब जाकर पता चला है कि ये मूर्ति बहुत ही कीमती उल्कापिंड के धातुओं से बनाई गई थी। इस मूर्ति के छाती पर एक स्वास्तिक यानी कि साथिया का निशान बना हुआ है। रिसर्चर्स के मुताबिक स्वास्तिक के निशान वाली ये मूर्ति करीब 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी है और ये लोहे के एक दुर्लभ स्वरूप से तैयार हुई है, जिसमें निकल यानी कि गिल्ट भी मिला हुआ है। रिसर्च करने वाली टीम का मानना है कि ये धातु चिंगा उल्कापिंड का हिस्सा है, जो करीब 15,000 साल पहले साइबेरिया और मंगोलिया की सीमा पर गिरा था। उल्कापिंड के मलबे का पता 1913 में ही लगा, लेकिन जिस असली धातु से मूर्ति बनी है उसे कई सदी पहले ही इकट्ठा कर लिया गया था, जो काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली खोज है। व्हाइट शैमन मुरल। यह खोज दक्षिण पश्चिम टेक्सास के निचले हिस्से पैकोस कैनियन लैंड्स में 1 मील ऊपर की ओर पैकोस रिवर और रियो ग्रांड के संगम वाले स्थान पर की गई है। वहीं व्हाइट शैमन रॉक शेल्टर को चूना पत्थर की घाटी के अंत में एक चट्टान के ऊपर उकेरा गया है। वहाँ एक छोटे से एल्कोव में 26 फुट लंबा चित्रलेखों का संग्रह एक चिकनी दीवार पर फैला हुआ है, जो पश्चिम की ओर नजर आता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दीवार पर बनी इन आकृतियों के रंग समय के साथ फीके पड़ गए हैं। इन आकृतियों में से कुछ बहुत ही मनमोहक हैं, जिन्हें समझना काफी कठिन काम है। इनमें से कुछ तो साफ समझ आती हैं कि उनमें मानव या पशु जैसी आकृति बनी हुई है, और इसके बारे में एक और खास बात यह है कि ये डूबते सूरज के साथ पीले और लाल रंगों को तेज कर सकती है, जबकि एक पूर्णिमा का चांद सफेद छवियों को रोशन करता है। इसमें लंबे सिर की मानव आकृति भी शामिल है, जो साइट को इसका नाम देती है। इसी तरह के रॉक आर्ट के आंकड़े कुछ 20 फीट तक ऊंचे पैकोस और रियो ग्रांड के संगम के आसपास से करीब 90 मील के दायरे में 200 से अधिक चट्टानों को सजाते हैं। इसके बारे में रिसर्चर्स का मानना है कि 2500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक इन चित्रों का निर्माण किया गया था, जिसे पेकोस नदी की शैली के रूप में जाना जाता है, बाइसन मैसेकर। दोस्तों, ये बात 500 बीसी के आसपास की है, जब नॉर्दर्न प्लेन कल्चर के लोगों के एक ग्रुप ने अल्बर्टा कनाडा में हजारों की तादाद में आर्टिफैक्ट छोड़े थे, जिसमें कई बोन फ्रैगमेंट्स और पत्थर के बने हथियार शामिल हैं। लेकिन शायद आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि इसमें 65 से ज्यादा बाइसन की हड्डियां शामिल थी। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि वहाँ पर जो 100 से ज्यादा पत्थर के नुकीले हथियार खोजे गए हैं, वो सभी एक अलग प्रकार के पत्थर के बने हुए थे, जो वहाँ से करीब 624 मील की दूरी पर पाए जाते हैं। आप ये भी जान ले कि जहाँ ये पत्थर पाए जाते हैं, वहाँ भी करीब 8 बाइसन बोन का अरेंजमेंट देखने को मिला है। इन सभी चीजों को देखते हुए एक्सपर्ट्स का मानना है उस समय लोग ज्यादातर बाइसन का मांस खाना ही पसंद करते थे, और ये परंपरा न केवल अल्बर्टा में बल्कि वहाँ से 1000 किलोमीटर दूर नॉर्थ डकोटा में भी एक ही समय पर चल रही थी। ये खोज सच में विचित्र है, जो हमें एंशिएंट पीपल को अजीब सोचने पर मजबूर करती है। रावण's डेड बॉडी। दोस्तों, आपको बता दें कि एक रिसर्च में श्रीलंकाई रिसर्चर्स ने 50 ऐसे स्थल खोजने का दावा किया है जिनका संबंध रामायण से है। उन्होंने रावण की डेड बॉडी मौजूद होने का दावा किया है। श्रीलंका का इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर और वहां के पर्यटन मंत्रालय ने मिलकर रामायण से जुड़े ऐसे 50 स्थल खोजे हैं, जिन स्थलों का उल्लेख रामायण में भी मिलता है। इन 50 स्थलों में से एक ऐसा भी है जिसमें श्रीलंका के रायगला के जंगलों के बीच एक विशाल काय पहाड़ी भी आती है। उनका दावा है कि ये रावण की गुफा है, जहां उसने तपस्या की थी, और उसी गुफा में आज भी रावण का शव सुरक्षित रखा हुआ है। रायगला के घने जंगलों और गुफाओं में कोई नहीं जाता है, क्योंकि वहाँ जंगली और खूंखार जानवर मौजूद है।
रैगला के इलाके में रावण की ये गुफा करीब 8000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां 17 फुट लंबे ताबूत में रावण की डेड बॉडी रखी हुई है। हालांकि ऐसा केवल दावा किया जाता है, लेकिन रहस्य का पर्दा आज भी ढका हुआ है। निएंडरथल स्टोन सर्कल्स। निएंडरथल के बारे में तो आप में से ज्यादातर लोग जानते ही होंगे, लेकिन अभी भी साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट इनके बारे में कई खोज करने में लगे हुए हैं, जो इनके बारे में और ज्यादा सोचने को मजबूर करती है। आप जान लें कि निएंडरथल दुनिया के सबसे होशियार प्राचीन लोगों में से एक है, जिनके दिमाग में सारे आइडिया आते थे, और इसका खुलासा हाल ही में हुई एक डिस्कवरी में हुआ है। दरअसल आर्कियोलॉजिस्ट ने साल 1990 में साउथ वेस्टर्न फ्रांस में एक केव में कई सारे लेयर्ड रिंग स्ट्रक्चर्स खोजे थे, जिसके बारे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि निएंडरथल ने इस साइट के साथ बहुत कुछ किया है। इन्होंने उस साइट पर स्टैलेग्माइट्स खोजे हैं, जो बहुत ज्यादा विचित्र तरीके से असेंबल्ड है। आर्कियोलॉजिस्ट ने अपनी इस रिसर्च के दौरान बताया है कि ये स्ट्रक्चर्स ब्रोनिकल केव में करीब 1,76,000 साल पहले बनाए गए थे। लेकिन मिस्ट्री ये है कि आखिर निएंडरथल ने इन केव स्ट्रक्चर्स को क्यों बनाया। पर जो भी हो, ये बात इसको तो साबित करती है कि निएंडरथल हमारी सोच से भी ज्यादा इंटेलिजेंट थे। घोस्ट कैवलरी ऑफ गोंडोर। दोस्तों, साल 2002 में सेंट्रल फ्रांस में हुए हाईवे कंस्ट्रक्शन की खुदाई के दौरान वर्कर्स ने कुछ ऐसा खोजा जिसे देख सबका दिल दहल उठा। दरअसल उन्होंने वहां एक कब्र खोजी जो आयरन एज के दौरान की थी। अब आप सोच रहे होंगे कि आयरन एज की तो कई सारी कब्र आर्कियोलॉजिस्ट खोज चुके हैं, फिर इसमें क्या खास है। जी हाँ, इसमें एक खास बात यह है कि इस कब्र में लगभग 7 से ज्यादा स्केलेटन दफन थे, जिसमें 7 आदमियों के स्केलेटन के साथ साथ 8 घोड़ों के स्केलेटन भी दफन थे, जो कि एक सेल्टिक ट्राइब का हिस्सा थे और उन्हें गॉल्स नाम से जाना जाता था। ये 5th सेंचुरी बीसी में वेस्टर्न यूरोप में रहा करते थे। इन सभी स्केलेटन्स के सिर साउथ की ओर थे और उनके पैर ईस्ट की ओर थे। इसके साथ ही इनके हाथ एक दूसरे के चेस्ट पर रखे हुए थे। अब ये किसी रिचुअल के चलते हुए हुआ या किसी युद्ध के दौरान मारे गए सैनिकों के स्केलेटन थे, ये बात आज तक कोई नहीं पता कर पाया है। मोरे ये एक अजीब किस्म का स्ट्रक्चर है जो पेरू के मारास विलेज के साउथ ईस्टर्न पार्ट में बना हुआ है, जो किसी कटोरे के समान बना हुआ स्ट्रक्चर है, जिसमें एक पर्याप्त ऊंचाई पर एक पर्याप्त टेरेस है और ऐसे ही ये पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। दूसरे शब्दों में ये एक चारों ओर से सीढ़ियों से घिरा हुआ घेरा है, जिसका बेस पूरी तरह गोल है। इसका डायमीटर करीब 600 फीट के आसपास है और ये करीब 98 फीट से भी ज्यादा गहरा है, जिसे आज मोरे नाम से जाना जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये दुनिया में इकलौती ऐसी प्राचीन साइट है जो करीब सी लेवल से 11,500 फीट की ऊंचाई पर है। इसे इनका साम्राज्य के द्वारा बनाया गया था, लेकिन इसके बनाने का कारण आज तक मिस्ट्री है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये एक तरह का इरिगेशन सिस्टम है जिसे एंशिएंट सिविलाइजेशन उपयोग किया करते थे। आपको बता दें कि इसकी हर सीढ़ी पर तापमान अलग अलग होता है। ये वाकई एक बहुत अमेजिंग एंशिएंट टेक्नोलॉजी है। रेयर स्टैचू ऑफ एन एलीट वुमन। दोस्तों, ये खोज मेक्सिको के गल्फ कोस्ट के पास एक सिट्रस ग्रोव को खोदने के दौरान की गई थी। दरअसल साल 2021 में एक फार्मर्स का ग्रुप जब इस जगह क्यारी की खुदाई कर रहे थे, तब उन्हें बड़ी बड़ी आंखों वाला एक फीमेल का 6 फीट लंबा स्टैचू मिला। ये इस किस्म का पहला स्ट्रक्चर है जिसे हुएस्टेका रीजन में खोजा गया है। हालांकि इस बात का अब तक कोई सबूत नहीं है कि ये स्टैचू आखिर किसका है। क्या ये किसी भगवान का है या फिर किसी एलीट वुमन का? इस बात का खुलासा तो अब तक नहीं हुआ है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीजें जरूर मिली हैं जो इसके एलीट होने का संकेत देती है। पेरू सेशन। ये एक प्री हिस्टोरिक साइट है जो कि पेरू के नॉर्दर्न कोस्टल रीजन में आती है। यहाँ चास्मा सेकिम नाम की एक सभ्यता 2400 बीसी के दौरान रहा करती थी, जिसका कैपिटल कैरो सेशन था। आपको बता दें कि कैरो सेशन पूरी तरह मेगालिथिक आर्किटेक्चर से भरा पड़ा है, जिसमें कई स्टीप्ड पिरामिड्स भी आते हैं। आप जान लें कि यहाँ एक करीब 13.5 फीट ऊंची दीवार भी बनी है, जिसमें सैकड़ों की तादाद में ह्यूमन सैक्रिफाइसेस को कार्व किया गया है। इसमें सबसे ज्यादा हैरान करने वाली कार्विंग एक ह्यूमन की है, जो हाथ में बंदूक की तरह कुछ हथियार पकड़े हुए है, जो कि कई सवालों को खड़ा करती है कि जैसे क्या वो बंदूक है? क्या एंशिएंट टेक्नोलॉजी आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भी अच्छी थी? इन सभी सवालों के जवाब हम तो नहीं जानते, पर आपका इसके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।